नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपसे स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ परिंदे कहानी है, जो निर्मल वर्मा जी का है। ये कहानी हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में है। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है और ये कहानी बड़ी भी है, इसलिए मैं अपने शब्दों में, अपने वॉइस में इसको वर्णन करूँगा। और एक कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए। अंधेरी कॉरिडोर में चलती हुई लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियाँ पर उसकी छाया एक बेडोल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे से लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक खुसुर फुसुर होती रही, फिर दरवाजे की चटखनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से आगे बढ़ी। लैंप की भपकती लो में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे में क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी भिड़की का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया था। मैडम, यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता था। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार तक एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी, वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का जोकर था। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने की किस्से कहानियाँ हॉस्टल की लड़कियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती थी। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए उसके चारों ओर निगाहें दौड़ाएगी। कमरे में चारों ओर घेरा डालकर वो बैठी थी, पास पास एक दूसरे के समीप, एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में जैसे कुछ बदल गया था, जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली और लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिकुड़ कर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो गया। जूली सकुचाकर खिड़की के बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस दरबार में आई है, उसने अनुभव किया कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद भी नहीं किया जाता है। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद अपना ब्लॉक छोड़ने पर कड़ी पाबंदी है, किंतु किसी न किसी बहाने से प्रत्येक लड़की इसका उल्लंघन करती है। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएगी, इसलिए आज रात हम सबने मिलकर। और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, अब भी कुछ देर बैठी ना मैडम? बैठिए ना मैडम। लतिका खिसियानी सी हो आई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मज़े को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते आज उसे अरसा हो गया, किंतु कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार करके सर्दियों की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता है। चोरों की तरह चुपचाप उसने अपने पांव देहरी से बाहर कर लिए और उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने का कोई नया ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप कर रही हैं? ये सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी तो कुछ पक्का नहीं है। आई लव दी स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हों, जैसे उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबो लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से सिर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट। कॉरिडोर की सीढ़ियाँ न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें इतनी घनी हो चली थी कि उन्हें चाकू से छीला जा सकता था। लान पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती है।
हवा में कुनकुनी सर्दी का आभास पाकर लतिका के मस्तिष्क में कल से आरंभ होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली और उसे लगा जैसे उसकी टांगें बाँस की लकड़ियों सी उसके शरीर में बंधी है, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही थी। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, किंतु अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली धुंध का भाग बन गई थी। सीढ़ियाँ पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका सोती हुई सी जाग गई। साल को कंधों पर समेटकर उसने लैंप उठा लिया और डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर हाबुट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियाँ पर अंधेरा था और हुबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियाँ उतरकर लैंप नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर हाबुट। थैंक यू मिस लतिका। हाबुट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियाँ चढ़ने से उसकी सांस तेज हो गई थी और वह दीवार से सटा हुआ हाँफ रहा था। लैंप के प्रकाशन में उसके चेहरे का पीलापन तामबड़ित हो गया था, जिन पर उभरी हुई हड्डियों का उतराव चढ़ाव अधिक तीखा सा हो गया था। यह अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने ओठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस समय ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर हाबुट? हाबुट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुआ दिया और इनसे पूछा, यही मुझे ज़बरदस्ती घसीट लाए हैं मिस लतिका। हम आपको निमंत्रण देने आ रहे हैं। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा, जिसमें मिस्टर हाबुट सोपा और चिकोस्की के कंपोजिशन बजाएंगे। फिर कीम काफ़ी पी जाएगी। उसके बाद यदि समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें सब मिलकर कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान खिल गई। डॉक्टर मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती हैं। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधे को पकड़कर अपने कमरे की ओर मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर टेरेस से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी तनिक दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से लक्षित हो जाते थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने पर वह यहाँ से इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे, जिनके परिणामस्वरूप स्कूल को हॉस्टल में ही उन्हें एक कमरा मुफ्त रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, किंतु इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं उठाते हैं। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते थे कि मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जरूर जाऊंगा। एक क्षण के लिए उनकी आंखों से में गीली सी नमी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उससे कुछ नहीं पूछ पाते। उन्हें लगता डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई उनके अतीत के संबंध में प्रश्न पूछे, उन्हें से सहानुभूति प्रकट करे। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंसे पड़ते, एक सूखी सिनखिल हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। टेरेस पर मेज कुर्सियाँ बिछा दी गई। भीतर कमरे में पर्कुलेटर में कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है कि अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्पिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने एक लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। हाँ, बोल्ट आराम कुर्सी पर आधा लेटा सा लान की ओर देख रहा था। लतिका कमरे में से 2 मोमबत्तियां ले आई और मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। टेरेस का अंधेरा फीके पीले प्रकाश के दायरे के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी निर्भरता चारों ओर गिरने लगी। हवा के चीर के वृक्षों की साएं दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ घाटियों में अजीब सी सीटियों की गूंज छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फी जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में सरद खुश्की से महसूस होती है। डॉक्टर का श्रृंगार अंधेरे में लाल बिंदी से चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलिमेंट का सरमन सुने? हाँ, बर्ट ने कहा। पिछले 5 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ। फादर एलिमेंट के सरमन में ही कहीं हेर फेर नहीं होता है। डॉक्टर को फादर एलिमेंट एक आँख नहीं सुहाते हैं। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफ़ी उड़ने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के 2 दिन यही प्रोग्राम होता है। चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को याद आया पहला साल जब वह डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बाल रूम कुमाऊँ रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड्स का खेल देखने के बाद जब वह
वापस बार की ओर लौट रही थी तब उसने दाईं ओर एक क्लब की लाइब्रेरी में देखा कि किंतु उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका या मेजर गिरीश नेगी हैं। बिलियर्ड्स रूम से आते हुए हंसी ठाकों के नीचे वह नाम दब सा गया। वह किसी पुस्तक के बीच अंगुली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कापी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनीदा सा रोनापन घिर आया था। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लो फड़कने लगी थी। टेरेस के ऊपर काठगोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट में आसपास फैली हुई झाड़ियाँ की छायाएं टेरेस की दीवारों पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल में छुट्टियां में नहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का पर्सन हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सोसा का नाकर्टन हार्बर्ट की अंगुलियों के नीचे फिसलता हुआ धीरे धीरे टेरेस के अंधेरे में घुलने लगा, जैसे जल पर कोमल स्वाफिमिल उर्मिरिया भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई फैलती जा रही है। दूर दूर तक किनारों तक लतिका को लगा जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियां से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वो एक लंबी टेढ़ी मेरी कतार में उड़े जाते हैं। पहाड़ों की सुनसान निरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर शायद वह कभी जाएंगी। लतिका आर्म चेयर पर झुकती हुई उगने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिंगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही हैं। लतिका सोच रही थी, क्या वह बूढ़ी होती जा रही हैं? उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झुलती हुई मांस की थैलियाँ, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज़ में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। कुछ बरसों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएंगी। लतिका के समूचे शरीर की झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे हूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। भावुक याचना से भरा हुआ पत्र। जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो उसकी समझ में कभी नहीं आया। उसे हार्बर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर उसे प्रसन्नता भी हुई थी कि उसकी उम्र अभी बीती नहीं है। अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। हार्बर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आई थी और केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर ना लगाती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है और उसे अपने सुख का भरम मानो हार्बर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। हार्बर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को भी चाह सकेगी? उसकी अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, ना स्वयं मिटती है, ना उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा हो। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई। वह झटके में उठ खड़ी हुई और डॉक्टर, मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए वह लतिका चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्पृहता छाई रही। मोमबत्तियाँ बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने श्रृंगार का एक नया कस लिया। सब लड़कियाँ एक जैसी ही होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। हार्बर्ट की अंगुलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षण तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको कुछ मालूम है कि मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। हार्बर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके, जिस कोमल अनुभूति को आज इतने समय से सजोता आया है। डॉक्टर उसे हंसी के एक ही ठहाके में उपहासास्पद बना देंगे। क्या तुम नियत में विश्वास करते हो हॉबर्ट? डॉक्टर ने कहा। हॉबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता है कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलॉसफी करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगले से सटकर खड़े हो गई। फीकी सी चांदनी की चीड़ के पेड़ों की छायाएं लान पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगुन अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हुआ हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी सोचता हूँ कि इंसान जिंदा इसलिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊँ। हार्बर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है?
हाँ बट विस्मित सा डॉक्टर की ओर देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुपचाप रहता था, कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रही है। शायद वो ज़िंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरकार दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता था। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? हार्बर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीते रहे, फिर मुड़कर वह मोमबत्तियाँ की बुझती हुई लो को देखने लगे। वो तुम्हें मालूम है कि किसी समय लतिका बेनागा क्लब जाया करती थी? बेनागा क्लब, ये इंपॉर्टेंट है, बेलांगा क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी ने उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कर सका, किंतु उस रात का कौन जानता है कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फक है, लैंड दी डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सरद हंसी में खोखली सी सुन्नतिया भरी थी। कौन गिरीश नेगी? कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका? हार्बर्ट ने आगे कुछ नहीं कहा। उसे याद आया कि वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था कितना अर्थहीन और उपहासास्पद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है पागल, मरने के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन हार्बर्ट, क्या तुम नियत पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पर हार्बर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वो एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर पर मेडोज में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। जब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो हार्बर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट हार्बर्ट। माफ़ करना, मैं सिंगार ख़त्म करके उठूँगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका के खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया। जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठुठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा करता रहा हो। स्कूल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई, जो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका है, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जागकर वह सो चुकी हैं। अपनी खिसियास मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। आजी मेम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बंगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मास से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया। गंजे सिर पर दोनों तरफ के बाल खिंचाव लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींचतान उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहां वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सकता था। एक दफ़ा तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ़ गिरी थी कि भोवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई थी। इतनी बर्फ़ थी मेम साहब की पैरों की टहनियाँ तक सिकुड़कर तनों से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गा सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चल गया मेम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यही थे। कैंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज। 2 घंटों में सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाने से 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब सारे सैड खाली पड़े हैं। वो लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते हैं। अब तो सब उजाड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही थी, जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मेम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है। करीमुद्दीन, तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती हैं मेम साहब? आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम आज जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ़ का पानी दरारों से टपकता रहता था। लतिका को याद आया, पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ़ गिरती तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमटकर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, हार्बर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाएं। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे। कहते हैं कि छाती में तकलीफ़ है। उन्हें यह मौसम नहीं सुहाता है। कह रहे थे कि लड़कियों की बस में वह भी कल ही चले जाएंगे।
करीमुद्दीन दरवाज़ा बंद करके चला गया। लतिका का इच्छा हुई कि वह हार्वर्ड के कमरे में जाकर उनकी तबीयत की पूछताछ कराएं, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे और वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। हार्वर्ड का चेहरा उसे देखकर जिस तरह सामा सा दयनीय हो जाता है, तब उसे लगता है कि वह अपनी मूक निरीह याचना में उसे कोस रहा है। न वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती हैं, न उसे अपनी व्यवस्था की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता है कि इस जाल से बाहर निकलने के लिए वह धागे हैं कि जिस सिरे को पकड़ती हैं वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी। कमरे की टीन की छत खटखट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई। वो बिस्तर को तहाकर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपरों को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी, किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में उलझी रही और गुमसुम सी शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि वह धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियाँ जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कपकपाते जाड़े भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग की तपन के भी गर्म रहता था। उसके गंदीले सोफे पर लेटते ही आग लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता है, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि दोनों महीनों के लिए उसके हवाले ही कर जाएं। हर साल कमरे का ताला ठोक जाती हैं। वह तो पिछले साल गुसल खाने में भीतर की साकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती रही थी। पहले साल अकेले में उसे बड़ा सा डर लगता था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते थे। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती थी, तब वह करीमुद्दीन को देर रात तक बातों में उलझाए रखती। बातों में जब खोई सी वह सो जाती, तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर को बुलवा भेजती थी और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती थी। लतिका ने कंधे से बालों का गुच्छा निकाला और उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान लतिका गुच्छा निकाला और बाहर फेंकने के लिए खिड़की से आ खड़ी हुई। बाहर की छत में ढलान बारिश की जल की मोटी सी धार बराबर लान पर गिर रही थी। मेघा आच्छन आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभर आते कभी छिप जाते, मानो चलती हुई ट्रेन में से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया और हवा के झोंके से उसकी आंखें छिप गई। उसे जितने काम याद आते हैं उतना ही आलस घना होता जाता है। बस की सीटें रिजर्व कराने के लिए 84 को रुपये देने हैं, जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़ जा रही हैं उसे गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों को पैकिंग करवाने के काम में भी हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों में उबती भी नहीं थी। धीरे धीरे सब निपटते जाते हैं। कोई गलती इधर उधर रह जाती है तो 100 बाद में सुधर जाती है। हर काम में किच किच रहती है, परेशानी और दिक्कत महसूस होती है, किंतु देर सवेरे उसे छुटकारा पाना मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है, तब मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वह कभी इस कमरे में जाती हैं, कभी उसमें। वह नहीं जान पाती हैं कि अपने से क्या करे। दिल कहीं भी टिक नहीं पाता है, हमेशा भटका भटका सा रहता है। इन सब के बावजूद जब कोई सहज भाव से उससे पूछ बैठता है कि मिस लतिका, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही हैं, तब वह क्या कहे। डिग डांग डिंग डांग स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैंपल के घंटे बजने लगे थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया और उसने छटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाले गुसल खाने में घुस गई। लेफ्ट राइट कंटेनमेंट में जाने वाली पक्की सड़क पर चार की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी खुरदरी आवाज़ें स्कूल चप्पल की दीवारों से टकराकर भीतर पेरेर हाल में गूंज रही थी। ब्लेसिड आर द मेघ फादर एलमेंड एक एक सब चबाते हुए खखारते स्वर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के पीछे कैंडेलबेरियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछले लाइनों के बीच बेंच अंधेरे में डूबे हुए थे, जहां लड़कियां प्रार्थना
की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से खुसर पुसर कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन में सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों की बधाई का भाषण दे चुकी थीं और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थीं। वो मानो धीरे धीरे फादर को प्रमोट कर रही हों। अमीन, फादर एलमेंट ने बाइबिल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। हाल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे धकेला। बेंच फर्श पर रगड़ कर खाते सीटी बजाते हुए पीछे खिसक गए। हाल के कोने से हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर भ्रुकुटियाँ चढ़ गई, फिर अचानक निस्पता छा गई। हाल के उस घुटे हुए धुंधलके में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट फॉलो मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट शैल हैव द लाइट ऑफ लाइफ। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और उसकाहट से भरी जमाई ली। कब यह किस्सा खत्म होगा? उन्होंने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के ओठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलने रहती थी और वह धीरे धीरे अपनी मूँछों को खींचते रहते थे। फादर एलमेंट की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर विस्मित हुआ करती थी कि क्या पादरी लोग सफ़ेद चोंगे के नीचे कुछ नहीं पहनते हैं? अगर चोंगे धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो लेफ्ट मार्च करते हुए फौजी बूट चैपल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। हिम नवंबर 1917 फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा कि हाल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल दी है। पन्नों के उल्टने की खड़खड़ाहट फिसलती हुई एक सिर से दूसरे सिर तक फैल गई। आगे के बेंच में उठाकर हार्बर्ट ने पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कायर के संग पियानो बजाना पड़ता था। हार्बर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की और अपनी घबराहट छिपाने के लिए हार्बर्ट हमेशा ही ऐसे ही किया करता था। कनखियों से हाल की ओर देखते हुए उसने अपने कांपते हाथों से हिम बुक खोली। लीड काइंडली लाइट, पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे और घने बादलों से ढकी हार्बर्ट की लंबी पीली अंगुलियां खुले सिमटने लगी। कायर में गाने वाली लड़कियों की स्वर एक दूसरे से गुथकर कोमल स्निग्ध लहरों में बिध गई। लतिका को लगा कि उसका जोड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा हो। मिस वुड की आंख बचाकर लतिका ने चुपचाप बालों में लगे क्लिपों को कसकर खींच दिया। बड़ा झक्की आदमी है। सुबह मैंने हार्बर्ट को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद हो आई। रात भर हार्बर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था, कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके हार्बर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतनी पीछे से भी कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुके हुए हार्बर्ट का केवल सिर दिखाई देता था। लेड कांडले लीड, संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की आबाद शून्यता से बिखरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम चुप धूप चैपल के लंबे चौकोर शीशों पर झिलमिला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तैरने लगा। पियानो के क्षणिक पांच में लतिका के पत्तों को परिचित मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा से आता हुआ सुनाई दे जाता था। एक क्षण के लिए उसे भरम हुआ कि चैपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से पेरेर हार के चारों कोनों से सिमटता हुआ उसके आसपास घेर आया है, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टियां बांधकर यहाँ तक ले आया हो और अचानक उसकी आंखें खोल दी हो। उसे लगा जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न रहा हो। चैपल की छत दीवारें पर डेस्क पर रखा हुआ था और डॉक्टर का सुघड़ सुडोल हाथ पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे थे। एक पगली सी स्मृत, एक उद्भ्रांत भावना। चैपल के शीशों के परे पहाड़ी सुरभि, हवा में झुकी हुई बीपिंग बिलोज की कांपती टहनियाँ, पैरों तले चीर के पत्तों की धीमी सी चिर परिचित खड़खड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ से मैं मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा था। चौड़े उठे हुए संबल कंधे, अपना सिर वहाँ टिका दो जैसे सिमटकर खो जाएगा। चार्ल्स बोअर यहाँ नाम उसने रख दिया था। वह झेपकर हंसने लगता है। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया है? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी बीत गए हो। जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह सब वह कहती नहीं है, सिर्फ सोचती भर थी। सोचा था कि कभी कहूँगी, वह कभी नहीं
कभी नहीं आया। बुरुस का लाल फूल लाए हो ना झूठे, खाकी कमीज की जिस जेब पर बैज चिपके थे उसी में मुसा हुआ बुरुस का फूल निकल आया था। बुरुस का पेड़ वहाँ पाया जाता है फूल, उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में। झी सारा झुरझा गया, अभी खिला गया है। हाउ कलमजी। उसके बाद में गिरीश का हाथ उलझ रहा और फूल कहीं टिक नहीं पाता था। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखो। वह मुड़ी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हेड थप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्र मुग्ध सी वैसे ही खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश का हेड और माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। गिरीश ने उस बिंदी को अपने ओठों से छुआ और उसने उसके नंगे सिर को और अपने दोनों हाथों में समेट लिया। लतिका बोलो नहीं, गिरीश ने चढ़ाते हुए कहा, मैं ईटर ऑफ कुमाऊँ हूँ। उसका यह नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगी। लतिका सुनो, गिरीश का स्वर कैसा हो गया था। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही हूँ। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊँगा। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही हूँ। किंतु कुछ वह सुन रही है। वह नहीं है जो गिरीश कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कहा जा रहा है, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया है। लीड काइंडली, लीड काइंडली। लड़कियों का स्वर पियानो के सुरों में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ रहा है। हॉबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष भर देखा, आंखें मूंदे, ध्यान मगन, परस्तर मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए है? क्या लतिका ने इसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? हॉबर्ट ने एक गहरी सांस ली। उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। देखो मिस वुड, कुर्सी पर बैठी बैठी सो रही हो। डॉक्टर ओठों में ही फुसफुस फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लिया करती थीं। फादर एलमेंट ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मध पड़ने लगा। हॉबर्ट की अंगुलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने आर्डर पढ़कर सुनाया, बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए भूला देवी की मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा। इसके लिए स्कूल से कुछ दूर मेडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मेडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा। कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओर से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा कि बेपिंग बिलोज की भीगी शाखाओं में से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुट बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई थी। नाश्ते के लिए अभी पौना घंटा बाकी था और उनमें से अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां भी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसी लिए वे इन चंद बच्चे खुचे छड़ों में अनुशासन की घेरे के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुल गपाड़ा अखड़ा, किंतु फादर एलमेंट के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झल्लाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमेंट का लंबा आवजपूर्ण चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाई सी लाल हो उठा। कॉरिडोर के जंगल पर अपनी छड़ी लटकाकर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 साल से मिस लतिका ही रहती हैं। और डॉक्टर मुखर्जी, फादर का ऊपरी ओठ तनिक खिंच आया। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते हैं। 2 महीनों की छुट्टियों में बर्मा जाना काफ़ी मुश्किल है। फादर मिस वुड फंसने लगी, किंतु फादर एलमेंट ने मिस वुड की हंसी में योग नहीं दिया। उनके चेहरे पर तनाव की रेखाएं खिंची रही। मिस वुड पता नहीं अब क्या सोचती हैं। मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, या तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्च पर हॉस्टल में रह सकती हैं। मैं फिलहाल स्कूलों के नियमों की बात नहीं कर रहा हूँ। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएंगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय बहुत कुछ अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका
बच्चा थोड़ी है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं है कि फादर एलिमेंट अपने दिल से ऐसे दकियानूसी भावना को स्थान देंगे। फादर एलिमेंट कुछ हद पर से हो गए। बात पलटते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं है। आप तो जानते ही हैं मिस लतिका उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया है। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है। वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी। फादर ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपने दोनों बाहों से करास किया। फादर एलिमेंट को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे आगे और कुछ नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी ने से उनकी कभी नहीं पड़ती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों से वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ धुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम अपने यो ही बदला मिस वुड। अब क्या बारिश होगी। हाँ, बट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो की संगीत सुर रुई की छुई मुई रेशों से अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मादी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफ़ी थक गया था। पियानो को बजाने से उसके फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता था। दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट से में उतारने के प्रयत्न में वह एक अंधेरी खाई पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था। हार्बर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर निकली फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भोला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पाज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायादार में कोई पागंडी गुम गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों की अपनी बची खुची गूंजों की सांसें समर्पित कर जाती हैं, जो मर जाती हैं किंतु मिट नहीं पाती हैं, मिटती नहीं हैं, इसलिए मरकर भी जीवित हैं, दूसरों सुरों में लय हो जाती है। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसे ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देंगे। मुझे लगता है कि वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहे हैं। उनकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज उन्होंने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका है। कारण पूछने पर वह चुप रहे थे। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझे कहने में डॉक्टर कतराते हैं? शायद मैं शक्की मिजाज होता जा रहा हूँ। और बात कुछ भी नहीं है। हार्बर्ट ने देखा कि लड़कियों की कतार स्कूल के हॉस्टल और जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही थी। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्के आसमानी रंग के फराक और सफ़ेद पेटियां चमक रही थीं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका से गुलाब के फूल तोड़कर अपने बालों में लगा लिए हैं। कैंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे थे हैं और कभी कभी किसी को जरा सा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर हार्बर्ट। हार्बर्ट ने चौंक कर पीछे देखा तो लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यहीं हैं? हार्बर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुए थी। कुमाऊं लड़कियों की तरह लतिका का चेहरा गोल था। धूप की तपन में पका गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो गया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखरे रह गए हों। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर हार्बर्ट? अभी तो यही इरादा है, यहाँ रुककर भी क्या करूँगा। आप स्कूल की ओर जा रही हैं? चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडी से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली थी। चीड़ के पत्ते हर झोंके के रंग संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। हार्बर्ट ने रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहारकर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में आगे बाहर निकलते थे। इस खेल में धूप कहीं मद फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे पहाड़ी शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई थी। हार्बर्ट की सांस चढ़ गई थी और वह धीरे धीरे फिर हाँफता हुआ पीछे आ रहा था। जब वह पोलो ग्राउंड के पेविलियन को छोड़कर सेमेट्री की दाईं ओर मुड़ी तो लतिका हार्बर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया कि छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उनका मन उब जाता तो अक्सर टहलते हुए सेमेट्री तक चली जाती थी। उसे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ़ से ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखाओं से रुई के गालों सी बर्फ़ नीचे कब्रों पर गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर
बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ़ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलिमेंट के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाक घर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी। जो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली की सुलझाने में होता है, वही लतिका को बर्फ़ में खोए हुए रास्तों को खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज़ चलती हैं मिस लतिका। थकान में से हार्बर्ट का चेहरा कुम्हला गया था, माथे पर पसीने की बूंद छलक आई थी। कल रात आपको तबीयत क्या कुछ खराब हो गई थी मिस्टर हार्बर्ट? आपने कैसे जाना? क्या मैं आश्वस्त दिख रहा हूँ? हॉबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं, उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चला था। वह तो सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बात में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो गई थी। कोई खास बात नहीं है, वही पुराना दर्द शुरू हो गया था। अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए हबर्ट ने छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगे। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था। वह सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती है। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं। कहते थे कि इस बार मुझे 6-7 महीनों की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या ज़रूरत है। हार्बर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी ना रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर हार्बर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी बीमार हो जाते हैं। हार्बर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका को उसे केवल दिलासा देने के लिए ही तो झूठ नहीं बोल रही है। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर तो मैं डर गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूँगा? स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये दोनों महीनों की छुट्टियां भी काटने दूभर हो जाती है। मिस्टर हार्बर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसके दूसरी ओर मिलिट्री के 2 ट्रक कंटोनमेंट की ओर जा रही थीं। हार्बर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अधमुधी सी खुली रह गई हों, मानो पलकों पर एक पुराना भूल सा सपना सरक आया हो। मिस्टर हार्बर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया। उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव घिर आया था। बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी मिस्टर हार्बर्ट। तब मैं बहुत छोटी थी, न जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था। बहुत सी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब तो सब धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद है कि हम कुतबू पर चढ़े थे, सबसे ऊंची मंजिले से नीचे झांका था। न जाने कैसा कैसा लगा था। नीचे बच्चे चलते हुए आदमी चाबी से भरे हुए खिलौने से लगते थे। हमने ऊपर से उन मूंगफलियों के छिलके फेंके थे, लेकिन हम बहुत निराश हुए क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा भी था क्योंकि मैं सीढ़ियाँ उतरती हुई रो रही थी। शायद माँ ने डांटा नहीं था और मैं सिर्फ झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतनी बदल गई कि पहचानना नहीं जाता है। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का बेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने से लगे थे। उनकी छायाएँ नंदा देवी और पंचचूली की पहाड़ियों पर गिरकर रही थीं। स्कूल के पास पहुँचते पहुँचते चीड़ के पेड़ और पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास बुरुश के लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लतिका, आप छुट्टियों में कहीं क्यों नहीं जाती हैं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता है। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो गई हूँ। क्रिसमस की एक रात पहले क्लब में डिनर होता है, लाटली डाली जाती है और रात को देर तक नाच गान होता रहता है। और नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है और बर्फ़ पर स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे मिलिट्री बैंड बजता है और फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर हार्बर्ट। फिर कुछ दिनों बाद विंटर स्पोर्ट के लिए अंग्रेजी टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वो वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि वे अगले साल फिर आएंगे। मैं जानती हूँ कि वो नहीं आएंगे, वो भी जानते हैं कि वो नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने लगती है। छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है। आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर हार्बर्ट पता भी नहीं चलता छुट्टियाँ कब शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई। लतिका ने देखा कि हार्बर्ट उसकी ओर आतंकित भयाकुल दृष्टि से देख रहा था। वह सिट पिटाकर चुप हो गई और उसे लगा मानो वह इतनी देर से पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही हो। मुझे माफ़ करना मिस्टर हार्बर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ।
मिस लतिका, हार्बर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया था। लतिका हार्बर्ट का भारी कुंठित स्वर सुनकर चौंक सी गई। क्या बात है मिस्टर हार्बर्ट? वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे आप वापस लौटा दें। समझ लें कि मैं उसे कभी नहीं लिखा था। बहुत लतिका कुछ समझ नहीं सकी। दिग्भ्रांत से खड़ी हुई हार्बर्ट के पीले उद्गिन चेहरे को देखती रही। हार्बर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दी। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो हार्बर्ट कहकलाने लगा। मिस्टर हार्बर्ट किंतु लतिका से आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। वे दोनों चुपचाप कुछ देर तक कॉन्वेंट स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मेडोज, पगडंडिया, पत्तों, छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते हुए ही पिकनिक के काले आग से झुलसे हुए पत्थर, अधजली टहनियाँ, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे जाते थे। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं और मेडोज को बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, और जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफ़ेद रिक्त सा दिखाई देता है। यहाँ पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल, जिस पर लड़कियों का हिचकोले खाती हुई चल रही हैं। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपने ऊंची एड़ी के सैंडल से जलती हुई दिया सलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर के श्रृंगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। वो नालों से कुछ दूर हटकर दो चीड़ के पेड़ों की गुथी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी गांव की ओर जाता था, जहां पहाड़ की गोद में शक्कर पारों से खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए थे। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियां के गलों में बंधी हुई घंटियां का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी है? मिस वुड एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। आपने कभी देखी डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले सहारों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेते हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता है, और दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में आपने शहर रगनों को जलते हुए देखा है? मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर, क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। आपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने में डॉक्टर की कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते हैं? डॉक्टर ने अगराई ली और करवट बदलकर औंधे मुंह लेट गई, और उनकी आंखें मूंद गई और माथे पर बालों की लटें झूल आई। सोचने से क्या होता है मिस वुड? जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कहा लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता है। यहाँ आप चाहे कितने वर्ष रहे हो अपने को हमेशा अजनबी ही पाएंगे। डॉक्टर ने सिंगार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। और दरअसल अजनबी तो मैं वहाँ भी समझा जाऊँगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद वहाँ मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना काफ़ी सिरदर्दी का काम है। कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड? जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई थी और टिका रहा। जब कभी जी उबेगा तो कहीं चला जाऊँगा। जड़ें कहीं नहीं जमती है तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता है। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में वह हमेशा डॉक्टर को उछल, लापरवाह और सनकी समझती रही, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उनका विश्वास है, न जाने क्यों। हालांकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में इसका कोई प्रमाण दिया हो याद नहीं पड़ता है। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा यह सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह ना होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफ़ी चमक सकता था। इसलिए उसे डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था। मिस वुड ने अपने बैग से ऊन का गोला और सिलैया निकाली। फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा टॉफी का डिब्बा उठाया, जिसमें अंडों की सैंडविच और हैमबर्ग दबे हुए थे। थर्मस से प्यालों में काफ़ी उड़ते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर, काफ़ी ठंडी हो गई रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाए। मिस वुड ने नीचे झुककर देखा। वह कोहनी पर सिर टिकाए चुपचाप सो रहे थे।
ऊपर का ओठ से जरा सा फैलकर मुड़ गया था, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहे हों। उनकी अंगुलियों में दबा हुआ सिंगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। मेरी मेरी वाट डू यू वांट। दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी ने अपनी चंचल चपल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता था, कभी दूर खींचता चला जाता था। आई वांट ब्लू। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरफ टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नीली बस को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों के छोटे छोटे दल मेडोज में बिखर गए थे। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पैरों पर चढ़कर सूखी टहनियाँ तोड़ रही थीं। दोपहर की उस घड़ी में मेडोज अलसाया सा उगता जान पड़ता था। जब हवा का कोई भटका झोंका आ जाता तब चीड़ के पत्ते खड़खड़ा कर उठते थे। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों से उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता था। वो पानी में सिर डुबोता था, फिर उड़कर हवा में 2-4 निर्देश चक्कर काटकर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती है। गहरी नींद में डूबी सपनों से कुछ आवाज़ें निरवता के हल्के छीने पर्दे पर सलौटे बिछा जाती हैं। मूक लहरों सी तिरती, मानो कोई दबे पांव झाँक कर अदृश्य संकेत कर जाता है। देखो मैं यहाँ हूँ, लतिका ने जूली के बाब हियर को सहलाते हुए कहा। तुम्हें कल रात बुलाया था मैडम, मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थे। लतिका को याद आया कि कल रात वह डॉक्टर के कमरे के टेरेस पर देर तक बैठी रही और भीतर हार्बर्ट पियानो पर सोफा का नाकर्टन बजा रहा था। जूली, तुमसे कुछ पूछना है। उसे लगा वह जूली की आंखों से अपने को बचा रही हैं। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसने भूरी आंखों से कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर मेंस में किसकी को जानती हो? जूली ने आज निश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका को कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय में परिणत होने लगा। लतिका ने अपने जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ कांपकर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपनी स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। जूली, जरा मुझे लिफाफा दिखलाओ। लतिका का स्वर तीखा कर्कश सा हो आया। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली इस बार कुछ नहीं बोली। उसकी उद्गरांत उखड़ी सी आंखें लतिका को देखती रहीं। यह क्या है? जूली का चेहरा सफ़ेद फक पड़ गया था। लिफाफे पर कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की मुहर उसकी ओर घूर रही थी। कौन है यह? लतिका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी थी। जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थीं और उसने उन पर विश्वास नहीं किया था। जूली, अभी तुम बहुत छोटी हो। जूली के ओठ कांपे और उसकी आंखों में निरी याचना का भाव घिर आया। अच्छा अभी जाओ, तुमसे छुट्टी के बाद बात करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे की ओर देखा। कुछ बोलने को उद्यत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। लतिका देर तक जूली को देखती रही, जब तक वह आंखों में ओझल नहीं हो गई। क्या मैं किसी खूसट बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों में से ले रही हूँ? शायद, कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उस सहानुभूति से जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से सजोर कर संभलाकर अपने छिपाए रहती है। एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा लिए है, पीड़ा और सुख को डुबोती है। वो उमड़ते ज्वार की खुमारी जो दोनों को अपने में समा लेती है। एक दर्द जो आनंद से उपजा है वह और पीड़ा देता है। यहीं से इसी देवदार के नीचे उसे भी यहीं लगा था। जब गिरीश ने पूछा, तुम चुप क्यों हो? वह आंखें मूंदे सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी? जी रही थी कि उसे क्षण को जो भय और विस्मय के बीच भिंचा है वह बहका सा पागल क्षण। वह अभी पीछे मुड़ेगी तो गिरीश की नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन से आज दोपहर तक का अतीत एक दुस्वप्न की मानित टूट जाएगा। वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों के क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। पैर की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट चुका जाता है। तब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कभी कोई अक्षर बिगड़ कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था तब वह हंसती थी और गिरीश का कांपता हाथ और भी कांप जाता था। लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है, किंतु जब वह सचमुच भूलने लगती है तो उसे भय लगता है कि जैसे कोई चीज़ उसके हाथों से छीने ले जा रहा हो।
ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब वो कभी वह अपने किसी खिलौने को खो दिया करती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रखा दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह भकाना करती थी, अभी उसे खोज रही है कि वह अभी मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोनों में उसे खोजने का उपक्रम करती। तब खोई हुई चीज़ याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती है? बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना जो उसे भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद वह करती है किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही है। अब वो ऐसा दर्द नहीं होता है, सिर्फ उस दर्द को याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपनी गलान होती है, फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो बढ़ता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद बढ़ता जा रहा है। देवदार पर खुदे हुए अधमिटे नाम लतिका की ओर निस्पृह निरी भाव से निहार रहे थे। मिड-रोज के घने सन्नाटे में नाले पार से खेलती हुई लड़कियों की आवाज़ें गूंज जाती थी। व्हाट डू यू वांट? तितलियाँ झिकर जुगुन मिड-रोज पर उतरती हुई सांझ की छायाओं में पता नहीं चलता था कौन आवाज़ें दे रहा है। दोपहर के समय जिन आवाज़ों को अलग अलग करके पहचाना जा सकता है, अब वो एक सौरता की अविरल धारा में घुल गई थी। घास से अपने पैरों को पोंछता हुआ कोई रेंग रहा था। झाड़ियों की झुरमुट से परों को फड़फड़ाता झपटकर कोई ऊपर से उड़ जाता, किंतु ऊपर देखो तो कहीं कुछ भी नहीं था। मिड-रोज की झरने का गड़गड़ाता स्वर जैसे अंधेरी सुरंग में छपाटे से ट्रेन गुजर गई हो। वह देर तक उसमें सीटियों पहियों की चित्कार गूंजती रही हो। पिकनिक कुछ देर तक और चलती है, किंतु बादलों की तहे एक दूसरे पर चढ़ती आ रही थी। पिकनिक का सामान बटोरना जाने लगा। मिड-रोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिस वुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी। अपने संग वो अजीबोगरीब चीज़ बटोर लाई थी कि कोई किसी पक्षी के टूटे पंख को बालों में लगाई हुई थी, किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर छोटी सी बेत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने अपने रुमालों में नाले से पकड़ी हुई छोटी छोटी बालिश तक भर की मछलियाँ को दबा रखा था, जिसे मिस वुड ने छिपाकर वो एक दूसरे को दिखा रही थी। मिस वुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मिड-रोज से पक्की सड़क तक 3-4 फलांग की चढ़ाई थी। लतिका हाँफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी जो सबसे पीछे आ रहे थे लतिका के पास पहुंचकर ठिठक गई और डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ एग्विन अंग्रेजों में कहा कि मैडम आप इतना परेशान क्यों नजर आ रही हैं। डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के ओठों पर थकी सी ढीली ढाली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और यह चढ़ाई है कि ख़त्म होने में नहीं आती है। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकती हुई थर्मस उतारकर लतिका के हाथों में देते हुए, पिकनिक में आप कहाँ रह गए डॉक्टर? कहीं दिखाई नहीं दी। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब है कि मिस वुड पास बैठी थी। मुझे लगता है कि मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं। कोई भी मजाक करते हुए अब डॉक्टर अपनी मूँछों की कोनों को चबाने लगते हैं। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस से काफ़ी का मुँह में उड़ेल लिया। शायद कुछ कहती थी, लेकिन बदकिस्मती से पीछे में ही मुझे नींद आ गई। मेरी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। और इस दौरान जब वो दोनों बात कर रहे थे, उनके पीछे मिड-रोज और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीर और बांस के वृक्षों की कतार सांझ के घिरते अंधेरे में डूबने लगी, मानो प्रार्थना करते हुए उन्होंने चुपचाप अपने सिर नीचे झुका लिए हो। इन्हीं पहाड़ों के ऊपर बादलों की गिरजे का करास कहीं उलझा पड़ा था। उनके नीचे पहाड़ी की ढलान पर बिखे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लड़ रहे थे, जो किसी की टोह में अस्तब्ध ठिठक गई हो। डॉक्टर मिस्टर हार्वर्ड पिकनिक पर नहीं आए। डॉक्टर मुखर्जी टार्च चलाकर लतिका के आगे आगे चल रहे हैं। मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे धीरे सिखासा, पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है कि हार्वर्ड की छाती का दर्द शायद मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसे, जैसे उन्हें अपनी यह गंभीरता अरुचिकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की कि शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उनके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु मेरा भी यह बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े को एक्सरे करा लें। इससे कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर हार्वर्ड के इसके सारे बारे में कुछ बात कहा? अभी कुछ नहीं कहा। हार्वर्ड जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है।
इसलिए कभी साहस नहीं हो पाता है। डॉक्टर को लगा कि उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो लतिका पीछे सड़क पर अंधेरे में छाया सी चुपचाप निश्चल खड़ी थी। डॉक्टर, लतिका का स्वर भरभराया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? डॉक्टर, क्या मिस्टर हॉबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टॉर्च की मध्यम रोशनी लतिका पर उठा दी और उन्होंने देखा कि लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। वो हरा कर पत्ते सी काँप जाती थी। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती हो। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ गया था। वो दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक बड़ा बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ियों की पीछे से उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर पक्षियों को देखते रहे। लतिका को याद आया कि हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले वो ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं और कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ़ के दिनों की, जब वो नीचे अजनबी अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। क्या वो सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हॉबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए, हम कहाँ जाएंगे? किंतु इसका कोई उत्तर नहीं मिला। सिर्फ उस अंधेरे में मीडोज के झरने का मुतैला स्वर, उस चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता है। लतिका हड़बड़ाकर चौंक गई और अपनी छड़ी पर झुके हुए डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहे थे। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने जा रही है। हॉस्टल पहुँचते पहुँचते तक बिजली चमकने लगी थी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते थे कि हवा के थपेड़ों से धकेल दिया जाते थे। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़नी थी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई थी। जब लतिका अपने कमरे में गई तो उस समय कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरों में चली गई। जब लतिका अपने कमरे में गई तो उस समय को दोहरा करके लेट गई। करीमुद्दीन उड़ती हुई निगाह में लतिका को देखा, फिर अपने काम में जुट गए। पिकनिक कैसी रही मेम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियों तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा कि दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की पसलियां पर चिपटती जा रही हो। अनायास उसकी आंखें नींद के बोझ से छपकने लगा। मैं चला आता हूँ। हॉबर्ट साहब की तीमारदारी को कौन करता है? दिन भर उनके बिस्तर से सटा हुआ बैठा रहा और अब वह गायब हो गई। करीमुद्दीन के कंधे पर लटकते हुए मैले कुचेले तौलियों को उतारा और लैंप के शीशों को गर्द पोंछने लगा। लतिका की अधमूधी आंखें खुल गई। क्या हॉबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं हैं? खुदा जाने इस हालत में कहाँ गए। पानी गर्म करने की कुछ देर के लिए बाहर गया था। वापस आने पर देखता है कमरा खाली पड़ा है। करीमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया। हॉबर्ट इतनी रात कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान ने सब परेशानियों और प्रश्नों पर कुंजी लगा दी थी। जैसे दिन भर आँख मिचौनी खेलते हुए उसने अपने कमरे में दैया को छू लिया था। अब वह सुरक्षित थी। कमरे की चार दीवारी के भीतर उसे कोई ना पकड़ सकता था। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी। हर चीज़ का उसे तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गीला नहीं है, उलाहना नहीं है। सब खींचतान खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है। जो पराया उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका ने दीवार की ओर मुंह मोड़ लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा में कांपते पर्दों की छायाएं हिल रही थी। बिजली कड़कने से खिड़कियां के शीशे चमक जाते थे। दरवाजे चटकने लगते थे, जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटखड़ा रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियों की हंसी बातों की कुछ शब्द फिर सब शांत हो गए। किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप का धीमा सा सीसी का स्वर सुनती रही। कब वह स्वर भी मौन का भाग बनकर मूक हो गया तो उसे पता न चला। कुछ देर बाद उसको लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाज़ें ऊपर आ रही थी। बीच बीच में कोई चिल्ला उठा और फिर सहसा आवाज़ें धीमी पड़ जाती हैं। मिस लतिका, जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के नीचे जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज़ आई। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरी तो लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगल पर हॉबर्ट ने अपना सिर रखा हुआ था। उसकी एक बाँह जंगले के नीचे लटक रही और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिससे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा और नीचे झुका दीजिए। हॉबर्ट, डॉक्टर ने हॉबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। हॉबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया और हिचकी की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झकझोर कर गया और हॉबर्ट की आंखों में सुख डोरे खिंच आए थे। कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था और टाई की गांठ ढीली होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ियाँ पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा। इन द बैकलैंड ऑफ द सिटी देयर इज ए गर्ल हु लव मी। हॉबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठाता था। हॉबर्ट,
प्लीज़ प्लीज़। डॉक्टर ने हॉबर्ट के लड़खड़ाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में पकड़ लिया। मिस लाथिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लड़का ने लैंप उठाया और दीवार पर उन तीनों की छायाएं डगमगाने लगे। इन दी बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज ए गर्ल्स हु लव्स मी। हॉबर्ट ने डॉक्टर की मुखर्जी के अंधेरे से टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता हुआ चढ़ रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? हॉबर्ट सहसा इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी फटती हुई आवाज़ सुनसान अंधेरे कॉरिडोर की छत से टकराकर देर तक हवा में गूंजती रही। हॉबर्ट! डॉक्टर को एकदम हॉबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर अपने गुस्से पर ही उन्हें खींच सी हो गई। वह हॉबर्ट की पीठ थपथपाने लगे। कुछ बात नहीं हॉबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। हॉबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी और उनमें एक भयभीत बच्चे की सी कतरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर न पा लेना चाहता था। ओह! हॉबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और हॉबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप अपने जूते मोजे उन्हें उतारने दिए। जब डॉक्टर हॉबर्ट की टाई उतारने लगे तो हॉबर्ट ने अपनी कोहनी के सहारे उठा और कुछ देर तक डॉक्टर को आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा। फिर धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो हॉबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से हॉबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट हॉबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। हॉबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर हॉबर्ट। लड़का का स्वर सिहर गया, किंतु हॉबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसकी नींद आ गई थी। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंकों से आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी इकट्ठी हो जाती तब उनके पीछे से चांदनी बुझती हुई आग के धुएं से आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती थी। आपको मिस्टर हॉबर्ट कहाँ मिले? लड़का कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब की बार में उन्हें देखा था। मैं ना तो पहुंचता और तो ना जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी एक दो मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वह कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ आर्गन पर कोई पुरानी फिल्में धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छाए रहे लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन में से झींगरों का अनवरत स्वर चारों ओर फैली अस्पर्धा को अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रिड़ाहट सुनाई पड़ रही थी। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर हॉबर्ट से कुछ पूछा था मेरे बारे में? वही जो सब लोग जानते हैं। और हाँ, बर्ट जिसे जानना चाहिए था वो नहीं जानता था। डॉक्टर ने लड़का की ओर देखा। वह जरावत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है। कोई छोड़ देता है, कुछ लोग आखिर तक उससे चिपके रहते हैं। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए और उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्त का भाव भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मिस लड़का किसी चीज़ को ना जानना या गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोक की तरह चिपटे रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगी थी। आज उस बात को अरसा गुजर गया है और जैसा आप देखती हैं मैं भी जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी ना होती तो मैं शायद दूसरी शादी करने में हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज मैं भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर, लड़का का गला रूंध आया था। क्या मिस लड़का? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या कुछ है जो हमें चलाए चलता है? हम रुकते हैं तो भी अपने बहाव में वह हमें घसीट लिया जाता है। लड़का से आगे कुछ नहीं कहा गया। जो जैसे वह कहना चाह रही थी वह कह नहीं पा रही थी। जैसे अंधेरे में कुछ खो गया हो जो मिल नहीं पा रहा था, शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यह तो आपको फादर एलिमेंट ही बता सकेंगे मिस लड़का। डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया था। अच्छा, चलता हूँ मिस लड़का, मुझे काफ़ी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लड़का। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लड़का कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कोहरा सिहर उठता था। शाम को सामान बाजते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कापियाँ, अखबार और रद्दी कागजों के ढेर लगा दिए थे वे अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंकों से उधर उधर बिखरने लगे थे। लड़का ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर चलने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा कि जूली के कमरे में प्रकाश की एक पतली सांतीर दरवाजे के बाहर खिंच आई थी। लड़का को कुछ याद आया। वह सांस रोक जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया और भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लड़का धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली आई और जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा देख रहा था। लड़का ने अपने जेब से वह नीला
लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली की तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। जब आप बाहर कॉरिडोर में आई तो बारिश की बौछार तेज़ी से पड़ने लग गई थी और करीमुद्दीन ने अपने माउथ ऑर्गन पर एक नई फिल्म धुन गाया छेड़ रखी थी। यहीं पर एक कहानी समाप्त होता है। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।